हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BECC 111 हिंदी मीडियम की आपकी ये क्लास रहेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था पार्ट 1 जो कि आपका सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर में नहीं, थर्ड ईयर में आपका ये सब्जेक्ट है ना। तो पहले जान लेते हैं कि आज की क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, और ये वही वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके वही टॉपिक्स हैं जो मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, जिसका पहला आपका क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। जब भारत में आर्थिक नियोजन किया जा रहा था तो उस समय भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी सिचुएशन कैसी चल रही थी, उसके बारे में जानेंगे। एंड देन है चीन और भारत के आर्थिक समृद्धि ढांचे के अंतर करेंगे हम, यानी कि चीन वर्सेस भारत करेंगे कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी समृद्धि कैसी है दोनों देशों की। ठीक है, उसके बाद 5 हम स्वास्थ्य संकेतकों के बारे में जानेंगे, और उसके बाद है हमारा निर्धनता और निर्धनता रेखा, जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है जी, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट टॉपिक। ओके, भारत में आर्थिक नियोजन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। आप सभी को तो ये मालूम होगा, योजनाबद्ध विकास किया जा रहा था, यानी कि आफ्टर फ्रीडम। ठीक है, जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो क्या हुआ था, वहाँ पर हर साल जो भी 1951 से, ठीक है, विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए देश में एक योजना बनाई गई थी, और वो योजना कैसी थी, पंचवर्षीय योजना अपनाई गई। हर साल 5 साल, मतलब हमने 1951 से 1956 तक, ठीक है, बहुत सारी, हम कह सकते हैं बहुत सारी नीतियां लागू करी सरकार ने, बहुत सारे मॉडल्स को यूज किया, उन मॉडल्स के ऊपर हमने क्या किया, वर्क किया, एंड देन अर्थव्यवस्था में क्या लेकर के आए थे, समृद्धि लेकर के आए थे, विकास लेकर के आए थे। और हर साल ये 5-5 साल के बाद क्या होती थी, ये जो योजनाएं थी ये हम कह सकते हैं चेंज की जाती थी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद आर्थिक विकास करने के लिए था, ठीक है, जिसमें हमारी पहली थी 1951 से 56 पर, जो कि कृषि पर केंद्रित थी, और दूसरी जो 56 से 51 के बीच में थी वो थी औद्योगिकरण। यानी कि हमने शुरुआती सालों में, आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस किया था, क्योंकि 85% हम कह सकते हैं सभी लोग भारत में आफ्टर फ्रीडम किस पर डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। उसके बाद 1956 से 51 में हम किसकी तरफ बढ़े, औद्योगिकरण की तरफ बढ़े, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़े। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पॉइंट है 1991 में कैसे आर्थिक सुधार आया, विदेशी व्यापार और लाइसेंस प्रणाली कब आई, और मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। कैसे भारत ने पूंजीवादी और समाजवादी नीतियों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए एक मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के समान भागीदारी को प्रोत्साहित किया था। यानी कि अब सरकार और जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है और जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक साथ मिलके क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, ऐसा नहीं था कि सब कुछ सरकार के कंट्रोल में, नहीं, हम कह सकते हैं कि सरकार ने यहाँ पर अब क्या दिया था, हम परमिशन दी थी, अलाउ किया था कि अब भारत में लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं दूसरे देशों के साथ। ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन हुआ, हम कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन आया था इंडिया में, तब जाकर के हमारी जो अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था वो कैसी अर्थव्यवस्था बनी, मिश्रित अर्थव्यवस्था बनी। ठीक है, 1991 के आर्थिक सुधार में ये वही बता रहे मिश्रित अर्थव्यवस्था कब बनी थी, यानी कि भारत ने पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था बनाई थी उस समय। ठीक है, आर्थिक संकट के कारण भारत ने 1991 में, हम कह रहे हैं कि 51 से 61 तक कृषि और औद्योगिकरण पर बहुत ज़्यादा क्या दिया था, फोकस किया था। लेकिन फिर भी क्या था, हम यहाँ पर कह सकते हैं फिर भी बहुत ज़्यादा संकट थे। इतनी जल्दी आफ्टर जब हमारे पास हम पर रूल क्या कह सकते हैं कि रूल था किसी ठीक है, अंग्रेजों का रूल था, उस टाइम पे हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल तितर बितर हो चुकी थी, हमारे पास कुछ नहीं था, तो बहुत ज़्यादा संकट था। तो 1991 में सरकार क्या लेकर के आई देश में,
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी कि वही सेम चीज जो मैंने भी आपको बताई थी कि अब सरकार ने परमिशन दे दी थी कि लोग अब एंटरप्रेन्योरशिप अपने ओपन कर सकते हैं, ठीक है, वहां पर सरकार उन्हें सपोर्ट करेगी। मोस्टली जो सरकार के हाथ में चीजें थी वो किसको दे दी, प्राइवेट सेक्टर को दे दी, और साथ ही साथ देश विदेश के जो लोग होंगे अब हम पर क्या कर सकते हैं, हमारे देश में आकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि सीधा सीधा सा आयात निर्यात होने लगा था 1991 में, ठीक है। उसके बाद विदेशी व्यापार और लाइसेंस प्रणाली, 1991 तक भारत ने लाइसेंस राज और संरक्षणवादी नीति अपनाई, जिससे व्यापार और औद्योगिक विकास पर प्रतिबंध लगे। विदेशी व्यापार और लाइसेंस प्रणाली आई, जिसमें कि हमारा जो ट्रेड था और जो इंडस्ट्री विकास था उस पर बहुत ज़्यादा रोक लग गए थे, ठीक है, किस वजह से, लाइसेंस राज और संरक्षणवादी नीति के जरिए, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सेकंड स्टार्ट होता है, जो कि है चीन और भारत के आर्थिक समृद्धि ढांचे के अंतर क्या क्या है, क्या क्या सुधार आए, ठीक है, पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है आर्थिक सुधारों की शुरुआत कैसे हुई। चीन ने 1978 में आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई थी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, औद्योगिकरण, यानी कि इंडस्ट्रीज हम कह सकते हैं चीन में खोली गई और इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस किया गया, और साथ में निर्यात आधारित वृद्धि को गति मिली, निर्यात किया गया। आयात अब चीन क्या कर रहा था, आयात कम कर रहा था, क्योंकि इंडस्ट्री थी उसके पास, अब इंडस्ट्री पे फोकस कर रहा था, तो वहाँ से देश विदेशों में, वहाँ से जो चीन से क्या जा रहा था, निर्यात ज़्यादा हो रहा था। फिर भारत में हम बात कर लेते हैं, 1991 में ये चीज़ें शुरू हुई थी, ठीक है, जो 1978 में चीन ने शुरू की थी उदारीकरण नीति, यही नीति भारत ने 1991 में स्टार्ट की, ठीक है। फिर सरकार की भूमिका देख लेते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था मोस्टली सरकार के नियंत्रण में ही रही है, ठीक है जी, जहां राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का बड़ा योगदान है। उसके बाद अगर हम भारत की बात करें, ये भारत का भी हमने पढ़ा, एक क्या रही, मिक्स अर्थव्यवस्था थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां पर सरकार और प्राइवेटाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर एक साथ मिलकर के वर्क कर रहे थे, ठीक है। फिर है हमारे पास निवेश और बचत दर, ये क्या है, चीन की बचत और साथ में उनका इन्वेस्टमेंट भारत से बहुत ज़्यादा रहा है, जिससे उसे बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास में तेजी लाने में मदद मिली। यानी कि भारत से ज़्यादा चीन ने क्या की थी, सेविंग की थी और इन्वेस्टमेंट करी थी, जिस वजह से हम कह सकते हैं वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, ठीक है, और वहाँ का जो इंडस्ट्रियल एरिया था उसमें डेवलपमेंट लाने की बहुत हेल्प करी थी। किसने, जब भारत ने सेविंग और इन्वेस्टमेंट करी, भारत ने नहीं, चीन ने। और भारत में अगर हम बात करें तो घरेलू बचत बहुत ही कम रही थी, जिसकी वजह से निवेश क्या था, बहुत धीमा रहा था। तो हम कह सकते हैं विकास, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में और इंडस्ट्रियल एरिया में जो विकास था उसका जो स्पीड थी वो कैसी रही थी, स्लो रही थी। फिर गरीबी उन्मूलन और मानव विकास, चीन में तीव्र आर्थिक वृद्धि के साथ तेजी से गरीबी कम की और स्वास्थ्य और शिक्षा में बड़ा निवेश किया। अभी पढ़ा हमने, बचत और निवेश सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा था, चीन में हो रहा था, अगर हम कंपेयर करें भारत से, ठीक है। तो जब आर्थिक वृद्धि हो रही थी उस वजह से गरीबी कम हो रही थी चीन में, और साथ साथ लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा मिल रही थी। यानी कि सरकार क्या कर रही थी, निवेश कर रही थी, बचत कर रही थी, निवेश कर रही थी, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, गरीबी पर। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो तीन हम व्यक्ति की, एक इंसान की मूलभूत हम कह सकते हैं ज़रूरतें होती हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, और गरीबी, ये क्या हो रही थी, कम हो रही थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, भारत में गरीबी उन्मूलन की गति अपेक्षाकृत हमेशा हम कह सकते हैं धीमी ही रही है, ठीक है, और सामाजिक क्षेत्र में जो निवेश कैसा रहा, लिमिटेड ही रहा, बहुत ज़्यादा नहीं रहा, ठीक है। समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम श्रम नीति और रोजगार। श्रम नीति और रोजगार क्या है, चीन की सरकार ने श्रम गहन उद्योगों को बढ़ावा दिया, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों के लिए रोजगार प्राप्त हुए थे।
यानी कि सीधा सीधा सा जो चीन की सरकार थी वो श्रमिकों को और उद्योगों को सपोर्ट कर रही थी हर तरीके से, जिस वजह से जो हमारे बिजनेसमैन थे, ठीक है, और जो श्रमिक थे, लेबर थे, वो क्या कर रहे थे, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। एंड देन वहाँ पर क्या हुआ, रोजगार लोगों को प्राप्त हुआ। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत में क्या रहा, यह क्षेत्र छोटा रहा था, जिससे कि रोजगार का बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में बना रहा। यानी कि जो श्रम गहन उद्योग था, ठीक है, वहाँ पर सपोर्ट कम था, छोटा था, जिस वजह से जो हमारे बड़े बड़े जो क्षेत्र थे, औद्योगिक क्षेत्र थे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं रोजगार था। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं 5 मुख्य स्वास्थ्य संकेतक। ये क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका, ठीक है, पूछा ही जाता है, तो स्टार लगा देते हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। फिर क्या है हमारा पॉइंट पढ़ लेते हैं। स्वास्थ्य संकेतक किसी देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति को दर्शाने वाला प्रमुख मापदंड होते हैं। ठीक है, यानी कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति है सभी की, ठीक है, उसमें सभी काउंट होते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो भारत में हमारे पास 5 ऐसे स्वास्थ्य संकेतक हैं। कौन कौन से हैं, ये वाले। पहला है इसमें हमारा शिशु मृत्यु दर, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं प्रति 1000 जीवित जन्मे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, यानी कि मान लो कि एक दिन में अगर 1000 बच्चे क्या होते हैं, जन्म लेते हैं, ठीक है, जन्म लेने के बाद वो 1 साल तक क्या करते हैं, 1 साल यानी कि 0 से लेकर के 1 साल तक का जो टाइम होता है, उसके बीच की जो मृत्यु होती है वो हमारा कहलाता है शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, कि 1000 बच्चों में से जो 1000 बच्चे जन्मे थे उनमें से कितने बच्चों की क्या हुई है, मृत्यु हुई है। ठीक है, 0 से लेकर, ये टाइमिंग याद रखना, टाइमिंग होती है 0 से लेकर के सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक के बीच की। उसके बाद मातृ मृत्यु दर, ये क्या होता है, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु, यानी कि बच्चे 1 लाख बच्चों का क्या हुआ है, लेकिन बच्चे कौन से हैं, याद रखना जीवित बच्चे हैं। दोनों में 1000 बच्चे जन्मे हैं लेकिन वो जीवित हैं, वो ठीक हैं, तभी 0 से 1 साल तक क्या कर रहे हैं, जी रहे, और उसके बीच का जो टाइम रहेगा, उस बीच में जो डेथ रहेगी वो कहलाएगा हमारा शिशुओं की मृत्यु दर पर 1000। अब यहाँ पर बात अगर हम कर लें कि हमारा MMR यानी कि मातृ मृत्यु दर की, तो प्रति 1 लाख जो बच्चे जन्मेंगे, जो जीवित होंगे, ठीक है, उन पर उनकी माताओं की मृत्यु दर कितनी होगी, वो हमारा होता है मातृ मृत्यु दर। ठीक है, फिर है औसत जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय व्यक्ति की औसत जीवन प्रत्याशा जो स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को दर्शाती है। जन्म के समय जब व्यक्ति, हम कह सकते हैं, जन्म लेता है एक बच्चा, उसके बाद उसका बताया जाता है कि एक एवरेज कि ये बच्चा जो ये हम कह सकते हैं जो ये बेबी है वो कितने समय तक क्या आएगा, उसकी लाइफ स्पेन रहेगी, ठीक है, कब तक वो जिएगा। उसके बाद जो स्वास्थ्य सेवाएं होती है, जो उसे स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है, स्वास्थ्य सेवाओं की जो क्वालिटी होती है वो हमारा क्या कहलाता है, औसत जीवन प्रत्याशा। ठीक है, उस समय पता लग जाता है, उसके बाद उसे स्वास्थ्य सेवाएं तो मिलेंगी ना, वो क्वालिटी मिलेंगी, तो ऐसा भी हो जाता है कि बच्चा जी जाता है बहुत लंबे समय तक। ठीक है, फिर है हमारा कुपोषण दर, ये क्या है, बच्चों में कुपोषण का प्रतिशत जो पोषण स्थिति को मापता है। हम सभी इससे भली भांति परिचित है, बच्चों में जब कुपोषण होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उसकी परसेंटेज, ठीक है, जो कि सीधा सीधा सा है पोषण स्थिति को मापने का काम करता है, कौन, कुपोषण दर। फिर है हमारा यहाँ पर रोग भार, डिसीज बर्डन, इसे ये क्या होता है, किसी विशेष अवधि में जनसंख्या में विभिन्न बीमारियों की व्यापकता और प्रभाव, यानी कि लोगों में आजकल आप देखेंगे अलग अलग तरह की जनसंख्या में अलग अलग तरह की क्या होती है, बीमारियां होती है ना, ये वही बताता है हमारा रोग भार। तो हमारे पास जो मुख्य स्वास्थ्य संकेतक हैं वो कितने हैं, 5 हैं। कौन कौन से, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, औसत जीवन प्रत्याशा, कुपोषण दर और रोग भार। ठीक है, समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं अब।
भारत में स्वास्थ्य देखभाल वित्त पोषण के रुझान क्या है, जिसमें हमारे पास है 5 पॉइंट्स। कौन कौन से? पहला है सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय का कम योगदान। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भारत का स्वास्थ्य पे जो खर्चा होता है, ठीक है, जो एक्सपेंडिचर सरकार करती है वो कितना करती है? लगभग अपनी जीडीपी का, किसका? जीडीपी का कितना करती है? सिर्फ और सिर्फ 2% करती है, जो वैश्विक औसत से हमारा कम आता है, यानी कि स्वास्थ्य व्यय क्या हो रहा है? बहुत कम होता है। फिर निजी स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि। भारत में लोग अपनी जेब से अधिक खर्च करते हैं, जिससे गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं कठिन हो जाती हैं। हाँ, अब जितने भी हम कह सकते हैं अमीर लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ खर्च करेंगे, सरकारी हॉस्पिटल में तो नहीं जाएंगे, ठीक है, प्राइवेट हम कह सकते हैं जो निजी अस्पताल है वहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर जितने भी हमारे देश में गरीब लोग हैं उनके लिए वो सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं लेने में क्या हो जाती है? कठिनाइयाँ आती हैं। फिर बीमा योजना का विस्तार। आयुष्मान भारत योजना जैसी सरकार पहले स्वास्थ्य बीमा को बढ़ावा दे रही है। ये एक स्कीम है जो सरकार द्वारा चलाई गई है, जिससे कि क्या होता है? लोगों को बीमा मिलता है, जो कहलाता है हमारा स्वास्थ्य बीमा, जिससे कि हम कह सकते हैं लोगों को ट्रीटमेंट मिलने में या फिर स्वास्थ्य सेवाएं मिलने में, उनकी क्वालिटी मिलने में हम कह सकते हैं हेल्प मिलती है, ठीक है। तो सरकार यहाँ पर प्रोवाइड क्या कर रही है? सपोर्ट कर रही है। फिर उसके बाद स्वास्थ्य अवसंरचना में निवेश, सरकारी अस्पतालों, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं भी चलाई जा रही है। यानी कि सरकारी अस्पताल होने चाहिए, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? टेलीमेडिसिन होनी चाहिए। तो सरकार यहाँ पर क्या कर रही है? उसके लिए वर्क कर रही है, उसके लिए निवेश कर रही है, ताकि लोगों तक हम कह सकते हैं हर तरह की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं लोगों तक पहुँचे विद क्वालिटी, ठीक है। फिर हमारा पॉइंट है वैश्विक और निजी भागीदारी। सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी भागीदारी और विदेश निवेश को क्या करती है? प्रोत्साहित कर रही है। यानी कि जो सरकार है वो चाहती है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आके जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो, और जितने भी हम कह सकते हैं यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रोत्साहित हों, ठीक है, और क्या करें? इन्वेस्टमेंट करें, ताकि लोगों को क्या मिले? सरकारी अस्पताल, ठीक है, डिजिटल स्वास्थ्य मिले और साथ में लोगों तक क्या पहुँचे? टेलीमेडिसिन पहुँचे। तो ये है हमारे भारत में सरकार द्वारा स्वास्थ्य के लिए वित्त पोषण के रुझान, ठीक है, समझ में आए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, देन क्लास को क्या करेंगे? ओवर करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला है हमारा निर्धनता अलग है। देखो, निर्धनता रेखा अलग है, तो धीरे धीरे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं निर्धनता क्या होती है और फिर जानेंगे निर्धनता रेखा, ठीक है। निर्धनता क्या है? एक सामाजिक आर्थिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति या फिर परिवार अपनी बुनियादी जो बेसिक नीड्स होती हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या हो गया? भोजन, वस्त्र और आवास। देखो, पहले हमारी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति थी उसमें, यानी कि हम कह सकते हैं जो बुनियादी आवश्यकताएं होती है एक व्यक्ति की, पहले 3 होती थी। कौन कौन सी? भोजन, वस्त्र और आवास। लेकिन अब 5 हो गई हैं, जिसमें कि हम काउंट करते हैं हेल्थ को भी और एजुकेशन को भी। तो जो गरीब व्यक्ति होगा, जो निर्धन व्यक्ति होगा, इन 5 को ही हम कह सकते हैं अपनी जो 5 आवश्यकताएं हैं इन्हें भी पूर्ण नहीं कर पाता, इन्हें पूर्ण करने में क्या होता है? असमर्थ होता है। हम कहते हैं वही होती है क्या? निर्धनता, ठीक है। अब यहां पर पढ़ लेते हैं निर्धनता रेखा। एक कह सकते हैं आर्थिक सीमा है जिसके नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति या परिवार को गरीब माना जाता है। पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन के जो नीचे रहेंगे वो व्यक्ति किस में आते हैं? पॉवर्टी में आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं गरीब। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी वो फैमिली हो सकती है, ठीक है। यानी कि उनका जो उपभोग लेवल है, जो कंजप्शन लेवल है वो बहुत कम रहेगा, ठीक है। या फिर किस पर होता है? उनकी आय पर आधारित होता है, जिससे व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। जाहिर सी बात है, जिसकी हम मान लेते हैं इनकम अगर कम होगी, ठीक है, तो वो भोजन ही हम कह सकते हैं बड़ी मुश्किल से कमाएगा,
ठीक है, भोजन ही बड़ी मुश्किल में आएगा उसके लिए। और वो कौन सा भोजन करेगा? मोटा अनाज, जिसे हम कहते हैं हीन वस्तुएं। हीन वस्तुएं कौन सी होती हैं? लाइक हमारा बाजरा हो गया, ठीक है, ये क्या आ जाती है? हमारी इंफीरियर गुड्स आती हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? उपभोग लेवल बताया जा रहा है, ठीक है। अब जब वो बाजरा वगैरह खरीद रहा है तो हम कह सकते हैं भोजन लेने के, हम कह सकते हैं उसे बहुत दिक्कत हो रही है, वो भोजन नहीं ले पा रहा है। तो जो वस्त्र है, आवास है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, स्वास्थ्य शिक्षा तो हम कह सकते हैं वो बहुत दूर की बात हो जाती है। सबसे पहले व्यक्ति क्या सोचता है कि उसके पास अच्छा भोजन हो, अच्छे वस्त्र हो और अच्छा एक आवास हो, जिसके मतलब हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति यही चाहता है कि डेली को उसको 2 रोटी मिल जाए, ठीक है, पहनने को कपड़े मिल जाए और साथ में क्या मिल जाए? उसके सर पर एक छत हो, ठीक है। शिक्षा और जो हमारा स्वास्थ्य है उसे व्यक्ति हम कहते हैं बहुत टाइम में सोचता है, जब उसकी आय बढ़ जाती है, ठीक है। यही होती है हमारी क्या? निर्धनता रेखा। समझ में आया? अब निर्धनता को मापने के लिए हमारे पास कुछ क्या है, हम कह सकते हैं उपागम है। कौन कौन से? पहला है आय और व्यय, कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि व्यक्ति क्या है, निर्धन है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि योजना आयोग ने विभिन्न समय पर न्यूनतम उपभोग व्यय के आधार पर निर्धनता रेखा तय की है, ठीक है। जो व्यक्ति बहुत कम खर्चा करेगा, बहुत कम कंजप्शन करेगा, वो क्या कहलाएगा? वो कौन सी लाइन के नीचे आएगा? निर्धनता रेखा के, यानी कि वो व्यक्ति क्या है? गरीब है, ठीक है। फिर उसके बाद पॉइंट है 2011 में रंगराजन समिति ने, एक रंगराजन समिति है 2011 में जो थी, ठीक है, उसने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 और शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 प्रति व्यक्ति मासिक व्यय को गरीबी रेखा माना। यानी कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में लोग सिर्फ और सिर्फ 972 हम कह सकते हैं उनका मासिक व्यय है, ठीक है, प्रति व्यक्ति। फैमिली में अगर 5 लोग हैं तो उन 5 लोगों का अलग अलग क्या होगा? उन 5 लोगों पे अलग अलग 972 रुपये खर्च किए जाने चाहिए हर महीने। अगर ऐसा होगा तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? वो परिवार क्या कहलाएगा? गरीब कहलाएगा। और यही चीज़ थी किसके साथ? शहरी क्षेत्रों के साथ। अगर शहर में हर एक व्यक्ति अपने लिए सिर्फ और सिर्फ 1407 रुपये खर्च कर रहा है तो वो व्यक्ति किसके अंडर आएगा? कौन सी लाइन के अंडर आएगा? पॉवर्टी लाइन के अंडर, ठीक है जी। ये एक समिति थी जिससे हम पता कर सकते हैं कि भारत में निर्धनता कितनी है या कितने लोग क्या है? निर्धन है। फिर है हमारा यहाँ पर पॉइंट कैलोरी उपभोग आधारित मापन। अभी क्या है? 1970 के दशक में तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन खपत को गरीबी मापने का आधार बनाया था। एक क्या बना दिया था? बेस बना दिया था। यानी कि चेक किया लोगों में, हम कह सकते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में अगर 2400 कैलोरी होगी तो वो निर्धन है, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में अगर 2100 कैलोरी होगी प्रतिदिन की खपत, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या होगा? गरीबी रेखा के नीचे आएगा। फिर बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI, ये UNDP द्वारा एक हम कह सकते हैं प्रस्तावित दृष्टिकोण है जिसके बेस पर हम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर निर्धनता को क्या कर सकते हैं? आकलन कर सकते हैं। यानी कि अगर व्यक्ति के पास स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, एक उसका हम कह सकते हैं जो हमारा लाइफ स्टाइल होता है, ठीक है, सर्वाइव का जो लेवल होता है, ठीक है, वो नहीं है, तो उसके आधार पर हम निर्धनता को क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। फिर है हमारा सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना। ये क्या है? यह मापन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक सामाजिक आर्थिक कारक जैसे कि लोगों के पास आवास है या नहीं है, शिक्षा, आजीविका और संपत्ति के आधार पर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि व्यक्ति निर्धन है या नहीं है। जिस व्यक्ति के पास घर है, उसके पास शिक्षा है, उसके पास अपनी लाइफ स्टाइल है और उसके पास क्या है? समृद्धि भी है, संपत्ति भी है, तो ये व्यक्ति निर्धनता के नीचे नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जिसके पास नहीं है वो व्यक्ति किसके अंडर आएगा? पॉवर्टी लाइन के अंडर। फिर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, स्वास्थ्य और पोषण जैसे कारकों के आधार पर निर्धनता का मूल्यांकन करना। स्वास्थ्य, हेल्थ को लेकर के और पोषण को लेकर के, ये 2 कारक जिनके बेस पर हम क्या कर सकते हैं? निर्धनता को
हम कह सकते हैं निर्धनता चेक कर सकते हैं। जिसके पास ये दोनों चीज़ें हैं, स्वास्थ्य भी है पोषण भी है, वो व्यक्ति गरीब नहीं है। लेकिन जिसके पास है क्या, जिसके पास क्या होगा, स्वास्थ्य और पोषण है, ठीक है, वो निर्धन व्यक्ति नहीं कहलाएगा। लेकिन जिसके पास ये दोनों चीजें नहीं है वो किसके अंडर आएगा, पॉवर्टी लाइन के अंडर आएगा। ठीक है, और यही है हमारा क्या, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जो कि क्या नापता है, सामाजिक गरीबी को भी नापता है। ठीक है, आर्थिक गरीबी से। ठीक है, समझ में आया। सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। होप सो आज की क्लास समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।